गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम बहुत सारी विभिन्न रीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। निर्देशन की विभिन्न रीतियों में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो रीतियां हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा था, जैसे कि सविचार निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन, विस्तृत निर्देशन, कोटा या अभियंस निर्देशन, सुविधाजनक निर्देशन। इस प्रकार से 7 निर्देशन की विभिन्न प्रतिदर्श की विभिन्न रीतियाँ हैं। और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें देव निर्देशन और सविचार निर्देशन को अधिक से अधिक ध्यान देना है और इसे से संबंधित प्रश्न आते हैं। सविचार निर्देशन के बारे में मैं आपको कल बता रहा था, जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से कुछ इकाइयों का चुनाव करती है तो उसे सविचार निर्देशन कहते हैं। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा उसका निर्णय तथा उद्देश्य की मुख्य होता है। इस प्रणाली में खोजकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार सविचार निर्देशन का या उसके आकार का चुनाव या निर्धारण करता है। एडोल्फ जेन्सन एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। उनकी परिभाषा में सविचार निर्देशन क्या है, वे कहते हैं कि सविचार निर्देशन से तात्पर्य इकाइयों के समूह को इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलकर जहाँ तक हो वही औसत तथा अनुपात प्रदान करे। देखिएगा पेज नंबर 42 और 43 में प्रतिदर्श की विधियाँ दी है। नवबोध की पुस्तक की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 42 और 43 पृष्ठ क्रमांक में प्रतिदर्श की प्रमुख विधियों के बारे में आपको बताया है। जैसे कि निर्देशन की विधियों में 2 प्रकार के एरोप बनाया, जिसमें देव निर्देशन विधियां बताई गई और दूसरा है अदेव निर्देशन विधियां हैं। उसी के अंतर्गत देव निर्देशन के अंतर्गत निर्बाध सरल या देव निर्देशन, और उसके बाद देता है प्रतिबंधित देव निर्देशन, स्तरीय निर्देशन, व्यवस्थित निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन। और अदेव निर्देशन विधियों में सविचार निर्देशन, अभ्यंस निर्देशन, सुविधाजनक निर्देशन। तो इस प्रकार से इनको डेफिनेशन किया है। दूसरी चीज़ इसमें मुख्य जो है, हम पढ़ेंगे देव निर्देशन और सविचार निर्देशन, तो मैंने अभी आपको बताया, और इसके अंतर्गत क्या क्या होती हैं वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे कि अभी देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग मतलब देव निर्देशन है ना। तो इस रीति के अनुसार समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छांटी जाती हैं कि प्रत्येक इकाई के निर्देशन में शामिल होने की पूरी संभावना रहती है। इस रीति के अनुसार, किस रीति के अनुसार? देव निर्देशन रीति के अनुसार समग्र मतलब पूरे में ऐसे इकाइयाँ छांटी जाती हैं कि प्रत्येक इकाई के निर्देशन में शामिल होने की पूरी संभावना रहती है। निर्देशन में कौन सी इकाइयाँ शामिल की जाएंगी, कौन सी नहीं, तो इस बात का निर्णय देव या भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसको देव बोला जाता है, देव निर्देशन, भाग्य पर। इस प्रकार यह रीति निर्देशन निकालने की सबसे अच्छी रीति है, क्योंकि इसमें पक्षपात की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, आंकड़े सही रहते हैं। यही कारण है कि प्रायः निर्देशन में देव निर्देशन प्रणाली का अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका आधार संभाव्यता का सिद्धांत, थ्योरी या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिएगा पार्टन के अनुसार, पार्टन एक अर्थशास्त्री हैं और उनके अनुसार ये परिभाषा दी जा रही है
कि दैव निर्दर्शन एक ऐसा रूप है जिसका चुनाव की रीति के रूप में प्रयोग करने से यह निश्चित हो जाता है कि समग्र की प्रत्येक इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर हैं। ठीक है। और निर्देशन के चुनने की रीतियाँ क्या हैं देव निर्देशन में? तो सबसे पहले आती है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि आती, तो लॉटरी विधि में क्या होता है, इस रीति के अनुसार समग्र की इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज की चीटों, गोलियों या चौकारे या आयताकार टुकड़ों पर लिख दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें किसी बर्तन या झोले में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। लॉटरी सिस्टम सभी जानते हैं लॉटरी कैसी खोली जाती है। इसके बाद इच्छित संख्या में चीटें देखे बिना निकाल ली जाती है। अब लॉटरी विधि में साधारण या इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्यवहार होता है। अब बड़ी लॉटरियों का नंबर इसी रीति से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉटरी विधि। दूसरा होता है ढोल घुमाकर, तो बाय रोटिंग द ड्रम। ढोल घुमाकर कैसे निर्देशन की विधि को अपनाएंगे? तो इस रीति के अनुसार एक ढोल में समान आकार के लोहे या लकड़ी के गोले टुकड़े होते हैं जिन पर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आदि अंक लिखे जाते हैं और ढोल को हाथ से या बिजली से घुमाकर उन अंकों को अच्छी तरह मिला दिया जाता है। फिर किसी व्यक्ति द्वारा एक एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है, उसके अंक को अलग लिखा जाता है। यह एक अंक न्यायादर्श के रूप में व्यवहार होते हैं। तीसरा होता है निश्चित क्रम के द्वारा, तो इस रीति के अनुसार समस्त इकाइयाँ को क्रमानुसार किसी विशेष अवधि के अनुसार लिख लिया जाता है और नामों को लिखने में किसी भी रीति का उपयोग भी हो सकता है। यदि हर 10वीं संख्या चुनना है तो आरंभ में 7 से करके 7, 17, 27, 37, 47 इत्यादि नंबर चुने जा सकते हैं। सब देख सकते हैं पेज नंबर 44 और 45 पर सब चीज़ इसका वर्णन किया है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपका अध्ययन और पुस्तक सामने होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी समझ आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी है, इसमें मुख्यतः टिपेट है और जो मैं कल बताऊंगा देव निर्देशन के गुण हैं, है ना, और देव निर्देशन के दोष, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी जो आज मैंने आपको बताया उसका नोटेशन 4-4, 5-5 लाइन में ज़रूर करिएगा। और दूसरी चीज़, जब तक आप लिखेंगे नहीं अर्थशास्त्र आपको समझ नहीं आएगी। और एक चीज़ आपको विशेषता बता दूं, अगर हम 11th कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो अकाउंट से ज़्यादा इकोनॉमिक्स कठिन होती है। इसमें भाषाएं कठिन हैं, स्टैटिक्स कठिन हो जाती है और आप लोगों के लिए विषय नया है, इसलिए मेरे पढ़ाने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पुस्तक का अध्ययन कर लिया करें, ताकि अब मैं अगर बताऊँ तो वो बात सरलतापूर्वक आपके मस्तिष्क पर पहुँचे, क्योंकि भाषाएं थोड़ी कठिन हो जाती है और अभी जो समस्याएं चल रही हैं वो सभी जानते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप अधिक मेहनत करें और अधिक श्रम करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।